बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, जिनमें हम इंशाल्लाह डिटेल से आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज यूट्यूब पे सीरीज़ वाइज अपलोड करेंगे वीडियोस, जो कि आपका क्लियर करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी एज वेल एज आपका ईटा में भी हेल्प करेगा। सो आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट लेक्चर है। रोज़ाना के हिसाब से इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों को इससे फायदा मिलता रहेगा। सो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्टेकोमेट्री। माय नेम इज जीशान अली और मैं अलहम्द कोचिंग एकेडमी से आप लोगों को ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है बाय जीशान अली। चलो जी शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा स्टिकोमेट्री और हम स्टिकोमेट्री पर क्या करेंगे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक का पहला पेज और उसका आज होगा इंट्रोडक्शन। सिमिलरली हम जाएंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो स्टिकोमेट्री फर्स्ट चैप्टर से है। डियर स्टूडेंट्स, स्टिकोमेट्री स्टिकोमेट्री का लफ्जी मानी क्या है? स्टिकोमेट्री मीन्स जो होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी स्टेकोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। इसका लफ्जी मानी यही है कि हम इसमें क्या करते हैं, मीन्स मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको किसी ने कोई मैटर दिया है और आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो एनालाइजेशन या एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचें, सो मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो मेजरमेंट क्वालिटेटिव में नहीं, वो किस चीज में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेकोमेट्री में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी होगी ये इंशाल्लाह हमारी स्टडी कौन सी होगी, ये क्वांटिटेटिव स्टडी होगी, यानी हम मेजरमेंट इसमें करेंगे। पहला पॉइंट आपके नोट्स में, आपके पेपर में ये होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाना शुरू करें, मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन सर पूरा मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सो हमने शुरू किया कि स्टेकोमेट्री का लफ्जी मानी है मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, और ये हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी में आता है, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, ये हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो स्टिकोमेट्री होता क्या है? इट इज समथिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन अ केमिकल इक्वेशन। यानी अगर ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट करता है ना, तो इसमें हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब भी होते हैं तो इक्वेशन से होते हैं। सो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वर्ड यूज हुआ है केमिकल इक्वेशन, यानी आपने जो कैलकुलेशन करने हैं, आपने जो मेजरमेंट करना है, वो आपने केमिकल इक्वेशन के हेल्प से करना है। ये यहां से पूछा भी जाता है कि स्टेगोमेट्री is something related to the chemical equation or chemical reaction. So it is something related to the chemical equation. तो आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि सर आपने तो दो वर्ड यूज किए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, क्या इसमें फर्क है? हाँ, इसमें फर्क है, इसको हम आगे लेकर जाते हैं। इसमें फर्क है डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? याद रखिएगा, हमारा जो भी स्टडी होगा इस चैप्टर में वो सारा का सारा थ्योरेटिकल होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होता है, दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स जाते हैं, लेबोरेटरी में साइंटिस्ट जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आप चले जाएं लेबोरेटरी में वाटर को प्रिपेयर करें, तो आप हाइड्रोजन लेंगे, उसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ जब करेंगे तो एज ए रिजल्ट रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और क्या बनेगा, आपके पास वाटर बनेगा। ये प्रैक्टिकली जब आप लेबोरेटरी में करते हैं ना, प्रैक्टिकली जब आप लेबोरेटरी में करते हैं, मैंने तो यहां आपके सामने लिखा है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, दिस इज एक्चुअली केमिकल इक्वेशन जो मैंने लिखा है। आप जो लेबोरेटरी में जा रहे हैं, आपको मैंने प्रोवाइड करवाया ऑक्सीजन, आपको मैंने प्रोवाइड करवाया हाइड्रोजन, आप लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल ये प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड टूटा और नए बॉन्ड बन गए, और नए बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बन गए। इस प्रैक्टिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं
केमिकल रिएक्शन। सही है। सो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड प्रैक्टिकली, दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? प्रैक्टिकल प्रोसेस है। सो स्टेकोमेट्री इज अ समथिंग रिलेटेड टू द केमिकल is something related to the mathematical calculation in a chemical equation। केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है और इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द प्रोसेस in which the old bond break and the new bond formation occur is called what is called chemical reaction। यानी वो प्रोसेस जिसमें पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हो, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसी केमिकल रिएक्शन को आप जब लेबोरेटरी से वापस आ गए तो आपने कहा सर मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया और उससे H2O बना। तो इसी को जब मैं पेपर पे या बोर्ड पे मैं इसको लिखूंगा तो इसका नाम होगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब केमिकल इक्वेशन, अब आते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? ये इंट्रोडक्शन है, स्टिल कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपका माइंड सेट करना है। अब व्हाट डज मीन बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ टर्म ऑफ सिंबल्स। यानी आप सिंबल्स के जरिए से, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन लिया तो मैंने यहां पर लिखा H2, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ठीक। प्लस आपने लिया ऑक्सीजन तो मैंने लिखा O2, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। और ये रिएक्शन करके H2O बना गए हैं, तो H2O बनाया है। सो ये आपके पास प्रैक्टिकल प्रोसेस था, मैंने इसको सिंबल्स और फार्मूलाज के जरिए से पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है थ्योरेटिकली। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो याद रखिएगा, स्टोइकोमेट्री में हम केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसमें हम एक्चुअली बात करेंगे तो किस चीज की बात करेंगे? केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है जिनमें हम एक्चुअल रिएक्शन को बोर्ड या पेपर के ऊपर सिंबल्स और मॉलिक्यूलर यानी फार्मूला के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रोसेस को सिंबल और फार्मूला के जरिए से बोर्ड या पेपर पर रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। हमारा जितना भी डिस्कशन होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कशन इसके इर्द गिर्द घूमेगा और हमारा डिस्कशन यहां पर होगा। सो आपके माइंड में पहला एमसीक्यूज, पहला पॉइंट आना चाहिए, स्टिकोमेट्री इज समथिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन किस चीज में? केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। और मैंने पहले कहा इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकल अप्रोच करेंगे। ठीक, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। ओके। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर एलिमेंट हो, केमिकल रिएक्शन के अंदर एलिमेंट हो, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप किसके जरिए से? रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। और अगर वो एलिमेंट नहीं, यहां पर एलिमेंट नहीं, एलिमेंट अगर वो नहीं थे, वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स थे, मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स, मैं इसको कंपाउंड्स बोल सकता हूं। अगर वो कंपाउंड थे तो आप इसको डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे किसके जरिए से? रिप्रेजेंट करेंगे, आप उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला के जरिए से। ठीक है, ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन के अंदर जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एलिमेंट्स का सिंबल के जरिए से करेंगे, कंपाउंड का फार्मूला के जरिए से करेंगे। अब मैं एक जनरल केमिकल रिएक्शन को लिखता हूं कि केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे? अब उसकी तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पर केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाता है। एक हाथ पे होते हैं रिएक्टेंट्स, यहां पर हम लगाते हैं केमिस्ट्री का इक्विलिटी निशान, और यहां पर हो जाएंगे आपके पास प्रोडक्ट्स। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक हाथ पे होते हैं रिएक्टेंट, तीर का निशान, और दूसरे हाथ पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, यहां जो आपके रिएक्टेंट हैं, अगर एलिमेंट हो गए तो आप सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंट करें, और अगर कंपाउंड हो गए तो आप उसका फार्मूला लिखिए इस इंट पर, और तीर का निशान और इस इंट पर आप क्या लगा सकते हैं? फार्मूला और एलिमेंट फॉर अदर प्रोडक्ट। ठीक। अच्छा, अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टेकोमेट्री के अंदर करना क्या है? अब आप तो केमिकल इक्वेशन पे समझ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन याद रखिएगा, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है स्टेकोमेट्री। अब स्टेकोमेट्री क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपके रिएक्टेंट का जो टोटल अमाउंट है
जो टोटल अमाउंट है, यानी कितना आपने टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया, अब आपके पास उसी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को देखते हुए कितना टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ये मालूम करना है। सो दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। यानी मैं ये कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, अब रिएक्टेंट यहां पर हो गए और यहां पर हो गए प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब इसका जो टोटल अमाउंट है, इसका जो टोटल अमाउंट है और इसका जो टोटल अमाउंट है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। सो हाउ यू कैन डिफाइन द स्टोइकोमेट्री? स्टोइकोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव relationship between a reactant and product, between the total amount of reactant and product is called stoichiometry। यानी स्टोइकोमेट्री एक्चुअली आपको रिलेशनशिप बताएगा किस किस के दरमियान? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। लेकिन कौन सा रिलेशनशिप? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? सो एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप है डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। सो मैं यहां पर स्टोइकोमेट्री को डिफाइन कर देता हूं। हाउ यू कैन डिफाइन द स्टोइकोमेट्री? अब अपने नोट्स में लगाइएगा कि आपने स्टोइकोमेट्री को डिफाइन कैसे करना है। स्टोइकोमेट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द स्टोइकोमेट्री? स्टोइकोमेट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसका डिफिनीशन आता है, कंसेप्ट आपका बन चुका है, अब हम इसका थोड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं। इट इज द, नोट्स बनाइएगा, इट इज द, इंशाल्लाह आप ऐसे मेरे साथ जाएंगे तो हम इसके नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? इट इज द क्वांटिटेटिव relationship, it is the quantitative relationship between a reactant and product in a given chemical reaction or equation। बोलो, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। ओके जी, केमिकल इक्वेशन। तो ये आपके पास डिफिनीशन हो गया। किस चीज का डिफिनीशन हो गया? स्टोइकोमेट्री का डिफिनीशन हो गया। हमने आपको इसका लफ्जी मानी बताया और अब इसका क्या है? डिफिनीशन है, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। आपने केमिकल इक्वेशन को जाना, रिएक्टेंट एक साइड पे, दूसरे साइड पे प्रोडक्ट। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपके माइंड में एक चीज आएगा और वो ये आने वाला है कि सर हमारे पास ये जो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है ये किस चीज में गिवन होंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल अमाउंट जो है ये 4 टर्म्स में दिए जा सकते हैं। नोट कीजिएगा, 4 में, यानी 4 यूनिट्स में दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नंबर ऑफ मोल में दिया जा सकता है, यानी मोल रिएक्टेंट की गिवन हो, मोल प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड हो। ठीक, दूसरा ऐसे है कि आपको मास के टर्म में भी दिया जा सकता है, यानी मास रिएक्टेंट का गिवन हो, मास प्रोडक्ट का रिक्वायर्ड हो। रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव हुआ। अच्छा, इसके अलावा आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में भी दिया जा सकता है। नोट करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइएगा क्योंकि हम पूरा सीरीज, पूरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे साथ नोट्स बनाइएगा और प्रिपेयर करें अपने आप को। यानी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर रिएक्टेंट की गिवन है तो आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, आप रिएक्टेंट के मालूम करो। वो तो हम एक्सपर्ट होंगे, आगे जाएंगे। अभी तो मुझे खुद भी नहीं आते हैं, तो आगे जाएंगे तो एक्सपर्ट होते रहेंगे। अच्छा जी, तो 3 तो हो गए, मैंने कहा ये 4 है। अगला जो है डियर स्टूडेंट्स वो वॉल्यूम है, और इसको मैं अलग लिखता हूं क्योंकि वो स्पेशल हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन हो, सो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। यानी मैंने कहा कि ये जो टोटल अमाउंट है और इधर भी टोटल अमाउंट है, इनके दरमियान रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। अब अमाउंट भी तो किसी यूनिट में दिया होगा, तो आपको मोल, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम
इन 4 टर्म्स में आपको दिए जा सकते हैं और इंशाल्लाह पूरे चैप्टर में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आप कहेंगे कि सर इसके नंबर ऑफ मोल गिवन है तो क्या हम इसका मास मालूम कर सकते हैं प्रोडक्ट का? यस, एक के नंबर ऑफ मोल अगर गिवन हो तो केमिकल इक्वेशन का यूज करके आप दूसरे के क्या मालूम कर सकते हैं? मास मालूम कर सकते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन जारी है, बहुत से मुफीद चीजें आपको मिल रही है। चलो जी आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो अब हमारे पास थोड़ा सा आते हैं केमिकल इक्वेशन में, थोड़ी सी बातें कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा होपफुली आखिरी स्लाइड होगा। इसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हर लेक्चर के बाद इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, आपको पूरा डेवलप करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे थोड़ा सा बात कर देते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब ये तो हम सीख चुके हैं ना कि केमिकल इक्वेशन में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है कि सर हर एक केमिकल इक्वेशन उठाएंगे तो उसमें स्टडी करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री में आएगा। नो, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है। और पहले का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे का नाम क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, आपके पास क्या है? पहला क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट मैं इस एक को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये नहीं हुआ तो ये दूसरा हो जाएगा। यानी आपके सामने किसी ने एक केमिकल इक्वेशन लिखा है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक है या ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है? तो मैं स्टोइकियोमेट्रिक को मैं स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का तरीका बताता हूं कि अगर ये चीजें उसमें हो गई तो ये स्टोइकियोमेट्रिक है, और अगर नहीं हो गई तो फिर वो क्या बन जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बन जाएगा। तो ये इसका ट्रिक है, ठीक। या मैं ऐसे बता सकता हूं, ट्रिक तो नहीं लेकिन ऐसी है कि अगर आपने एक को पहचान लिया, अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा तो जरूर होगा। तो सबसे पहला है स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन कौन सा होगा? नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एक केमिकल इक्वेशन तब स्टोइकियोमेट्रिक होगा, एमसीक्यूज है, तब स्टोइकियोमेट्रिक होगा जब वो बैलेंस हो। जब वो क्या हो? बैलेंस हो। नोट्स बनाइएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन होगा। सबसे पहला पॉइंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक। अच्छा, बैलेंस को हम कैसे पहचानेंगे सर? बैलेंस तब होगा, अब ये पॉइंट नोट करें, बैलेंस तब होगा एक केमिकल इक्वेशन, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, एक केमिकल इक्वेशन कब, केमिकल इक्वेशन कब बैलेंस होगा? जब वो लॉ ऑफ, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता हो, ठीक। मैंने पॉइंट बता दिया है आपको, नोट्स बनाई, तरतीब से आए। स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन, पहला शर्त इसके लिए ये है कि वो बैलेंस होगा। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो वो स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन में आ सकता है। सर कैसे वो बैलेंस होगा? तो इट शुड ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा। अगर एक केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता तो वो बैलेंस नहीं होता, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होगा। तो फिर क्या बन जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, जरा सा एक एग्जांपल से क्लेरिफाई कर देता हूं। मेरे पास है हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पर है ऑक्सीजन, और यहां मैंने बना लिया है H2O। मेरे सामने किसी ने कहा कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, केमिकल रिएक्शन, और उसके नतीजे में वाटर बना, मैंने उसे केमिकल इक्वेशन बना लिया। क्या ये बैलेंस है? अगर ये बैलेंस है नहीं है तो मैं इस पर सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता हूं। इट मींस, यानी मेरा मतलब ये है कि जो मास रिएक्टेंट के साइड पर है, क्या वही मास प्रोडक्ट के साइड पे बना है? क्या वही मास मेरे केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट के साइड पर भी है? कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे कर दिया कि मैंने यहां पे लगा लिया है कि यहां पर हो जाएगा 2 AMU किसका मास हो जाएगा? हाइड्रोजन का, प्लस मेरे पास ये दो है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का हो जाएगा 32, तो 32 हो जाएगा। और प्रोडक्ट के साइड पर वाटर का जो मास होता है वो होता है 18 AMU। आप यूनिट का स्टिल ख्याल मत रखें कि AMU क्या है, वो इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब रिएक्टेंट के साइड पर जो टोटल मास है वो है 34। कितना है? 34। और प्रोडक्ट के साइड पर जो मास है वो है डियर स्टूडेंट्स, वो है 18।
AMU है या ग्राम है, जो भी आप लेते हैं, यूनिट पे भी कंसंट्रेशन मत करें, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कंसंट्रेशन करें। यानी आपके रिएक्टेंट साइड पर 34, प्रोडक्ट साइड पर 18, क्या मास दोनों साइड पर इक्वल है? नो, नहीं है। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है? नो। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करेगा तो क्या वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा? नो। अगर वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा तो क्या वो स्टेकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन होगा? नो। तो फिर वो क्या बन जाएगा? नॉन स्टेकोमेट्रिक, यानी ये नॉन स्टेकोमेट्रिक है, ये वाला नॉन स्टेकोमेट्रिक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब मैं नीचे आता हूं, इसको बैलेंस करता हूं। आप अपने नोट्स में इस चीज को ऐसे तरतीब से लेकर आइएगा, ठीक? थोड़ा सा मुझसे ये स्लाइड वो हो गया है, आप तरतीब से लेकर आइएगा। अगले स्लाइड में इंशाल्लाह मैं अपने लिए जगह छोड़ूंगा। अच्छा जी, अब देखें, अब मेरे पास है हाइड्रोजन, साथ में है ऑक्सीजन, इज रिजल्ट बनेगा H2O। ये तो हो गया जी, ओके, ये हो गया। अब मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं। मैंने यहां पर लगा लिया 2 और यहां पर भी मैंने लगा लिया 2। बैलेंस करना साथ साथ में सीख जाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह बैलेंस करना हमारे आखिरी चैप्टर में आता भी है, तो सीख जाएंगे। अब अगर मैं मास को कैलकुलेट करूं तो यहां पर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और यहां पर एक मॉलिक्यूल का 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा 32, विल बी इक्वल टू द 2। और आपको अभी बताया कि वाटर का क्या होता है? 18। सर आपको ये चीजें कैसे याद है? ये तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे। स्टिल आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कंसंट्रेशन रखिएगा, ठीक है? इस पे मत रखिए सर मास आपको कैसे याद है, हमें याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? अच्छा जी, अब यहां पर देखें, अब यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा 32 और इस साइड पर आ जाएगा 36। अब अगर इनको हम 8 करेंगे, अगर इनको हम 8 करेंगे तो 36 और यहां पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 36। यानी जो मास रिएक्टेंट के साइड पर है वही मास प्रोडक्ट के साइड पर भी है। तो क्या ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है आपके सामने, ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है, आप मुझे बताएं क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है कि नहीं? यस, कर रहा है। कैसे? यानी जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का है। तो अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है तो वो बैलेंस होगा, और अगर वो बैलेंस है तो क्या होगा? स्टेकोमेट्रिक होगा, और नॉन स्टेकोमेट्रिक नहीं होगा। होपफुली आपने पहला पॉइंट सीख चुका होगा। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कलर फिर से चेंज कर देते हैं और ये वाला कलर लगाते हैं। दूसरा है नंबर 1, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो स्टेकोमेट्रिक होगा, बैलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा। ये बहुत बड़ा एमसीक्यूज है। अगला, मस्ट बी करेक्ट, मस्ट बी करेक्ट, यानी एक केमिकल इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए। मस्ट बी करेक्ट, सर इसका क्या मतलब है? समझाते हैं। मस्ट बी करेक्ट का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये किसको ओबे करेगा? ये लॉ ऑफ डिफिनाइट, ये लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन को ओबे करेगा। यानी अगर एक केमिकल इक्वेशन जो है, अगर एक केमिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है तो किस चीज को ओबे करेगा? लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन को ओबे करेगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेने में अपने लिए जगह खाली करता हूं, तो फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट डज मीन बाय लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन दो पॉइंट, स्टेकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन वही होंगे जो बैलेंस होंगे। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, पॉइंट आना चाहिए। दूसरा है मस्ट बी करेक्ट, तो अगर एक केमिकल इक्वेशन करेक्ट है, सर कैसे पता चलेगा? तो ओबे करेगा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को। यही एमसीक्यूज में आता है, बैलेंस वाला भी आता है, करेक्ट वाला भी आता है। तो करेक्ट ओबे करेगा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को, जबकि बैलेंस ओबे करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो व्हाट डज मीन बाय लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, इस पे मैं बात कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर 1 2 3, चलो जी, अब इसको मिटा देते हैं, सब चला गया। ओके, अब हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा है, और दूसरा ये है कि यस, ये क्या हो रहा है अभी? ओ चले जाओ। अच्छा, अब यहां पर इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि मस्ट बी करेक्ट, तो वो किस चीज को ओबे करेगा? लॉ ऑफ आपने अपने नोट्स में लिखा होगा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे करेगा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे करेगा, आपने अपने नोट्स में लिख लिया। सर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कौन सा लॉ होता है? तो आसान अल्फाजों में बता देता हूं, ऐसा ना इस साइंटिस्ट को पता चल जाए कि उन्होंने इसको कोई और नाम दिया है, लेकिन मैं बता देता हूं।
इसका नाम है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, डिफिनिट प्रोपोर्शन नहीं आता है माइंड में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो आता है ना। मीन्स यानी आपके पास एक वाटर है, आप साइंटिस्ट को यह मत बताना कि उन्होंने इसको लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन कहा था, नाराज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, ये आपके पास वाटर है, वाटर वाटर जहां का भी आप ले लें, आप पिशावर का ले लें, आप अमेरिका का ले लें, आप इंडिया का ले लें, उसमें जो मास रेशो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा के लिए 1:8 होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लाइक यहां पर इसका मास है 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास है 16। सो यहां से 1 और ये रेशो यहां से हो जाएगा 8। द सिंपलेस्ट रेशो बाई मास, सिंपलेस्ट रेशो बाई मास आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सिंपलेस्ट रेशो बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ वाटर इज 1:8। तो आप पानी जहां का भी उठाएं, जहां का भी उठाएं, वहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1:8 बाई मास, बाई मास। अब ऐसे नहीं कि आपने कहा कि सर देखें मैंने हाइड्रोजन ले लिया, मैंने साथ में लिया है ऑक्सीजन और मेरे पास जो बना है वो इसका फार्मूला ये है, ये मेरे पास इसका फार्मूला बन गया, तो क्या ये आप करेक्ट लिख रहे हैं? नो, दिस इज नॉट अ स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। आपने बैलेंस लिखा है, मैं मानता हूं आपने बैलेंस लिखा है, लेकिन आप जब मेरे पास आए तो आपने कहा मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया और मैंने वाटर बनाया, लेकिन ये वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर का फार्मूला जो है, जो फिक्स प्रोपोर्शन है, वो है H2O। यहां पर है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये कुछ और कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन डिमांड कर रहा है। तो आपने तो मुझे बताया कि मैंने वाटर बना लिया, लेकिन आपने केमिकल इक्वेशन के अंदर H2O2 लिखा, बैलेंस है, ये बैलेंस है, लेकिन क्या ये स्टोइकोमेट्रिक है? नो, ये नहीं है, क्योंकि आपने वाटर का फार्मूला गलत लिखा है। यानी लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को अगर आसान अल्फाज में बता दूं तो आपने एक कंपाउंड का फार्मूला करेक्ट लिखना है केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो अगर वो करेक्ट है तो वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, तो अगर वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है देन वो क्या होता है? करेक्ट होता है। तो फिर वो क्या होगा? स्टोइकोमेट्रिक होगा। तो फिर वो क्या होगा? स्टोइकोमेट्रिक। क्या ये स्टोइकोमेट्रिक है? नो, ये नहीं है, इसमें वाटर का फार्मूला गलत है, वाटर का जो बाई मास रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो गलत है, ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं करता, तो ये क्या है? ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक है। तो एक केमिकल इक्वेशन तब स्टोइकोमेट्रिक होता है जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, यानी मतलब बैलेंस होता है, और दूसरा जब वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे करता है, मतलब कि जब वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो तब हम इससे क्या बोलते हैं? तब हम इससे बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। अब एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, मैंने यहां लिखा नहीं है, और वो बात यह है कि स्टोइकोमेट्रिक को अब हम आखिरी में, बस ये लास्ट वन है, स्टोइकोमेट्रिक को अब हम आखिरी में डिफाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल आखिरी जो इसका डिफिनेशन जो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं, मैं आप लोगों का माइंड डेवलप कर रहा था। सो आखिर में सुनिएगा, स्टोइकोमेट्री is a quantitative relationship between the reactant and product in a given stoichiometric, not a chemical equation, stoichiometric chemical equation, stoichiometric chemical equation। कुछ लोग इसके लिए यूज करते हैं in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation, no, in a stoichiometric chemical equation। सिर्फ क्योंकि बैलेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ करेक्ट भी होना चाहिए stoichiometric chemical equation। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द स्टोइकोमेट्री, और यहां पर मैंने लिखा है स्टोइकोमेट्री इज अ सब टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दोनों करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं और क्वालिटेटिव भी करते हैं, ये आपके टीडीबीट में लिखा हुआ है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ स्टडी ऑफ द मैटर, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव करते हैं। थोड़े से 1-2-3 एमसीक्यूज करते हैं, बाकी आप नोट्स बनाना बंद कर ले। आपका आज का लेक्चर हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर पर बात करेंगे। मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, वो लेक्चर जरूर देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, रोजाना के हिसाब से हम आपके लिए लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। ओके, तो पहला एमसीक्यूज जो है डियर स्टूडेंट्स वो है स्टोइकोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ, अभी बता दिया है, एटम है नो, कंपाउंड है नो, नन ऑफ दिस, तो ये एलिमेंट है, तो ये आपको अभी बताया गया है, आपको ये आता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? स्टोइकोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, यानी इज कौन सी स्टडी है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो मैं जितना समझता हूँ, जितना मुझे आता है, तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, ये तो अभी आप लोगों को बता दिया है। ठीक, अच्छा इसके बाद है स्टोइकोमेट्री इज अ सब टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये तो सही है, तो हमें पता चला।
अच्छा, इसके बाद क्या है, स्टोइकोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ पर आपने इसको कवर से पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नो 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 नो। अच्छा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, यस। अच्छा, बोथ ए एंड बी, नो, बोथ ए एंड बी नहीं, सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें हम केमिकल इक्वेशन पे बात करेंगे। तो ये एमसीक्यूज आप अपने साथ नोट कीजिएगा। ठीक, चलो अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज क्या है, अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे। जी, ये आप लोगों ने बताना है, करेक्ट केमिकल इक्वेशन, करेक्ट करेक्ट, बैलेंस नहीं, करेक्ट। तो करेक्ट केमिकल इक्वेशन किस चीज को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या नन। तो करेक्ट और बैलेंस। तो अगर ये दो एमसीक्यूज है, मैंने यहां पर इसमें एक लिखा है, अगर ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन था तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को टिक करेंगे, लेकिन ऊपर चूंकि करेक्ट केमिकल, अगर ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन था तो आप बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, और अगर ऊपर करेक्ट है यानी करेक्ट केमिकल इक्वेशन है तो आपका जो सही आंसर है वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है। सो ये सही आंसर है, ये दोनों गलत है। ठीक है जी, और ये दो एमसीक्यूज आप इससे बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।